हेलो बच्चों। तो लास्ट की क्लास में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये देख लिया कि भाई मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी को लेकर क्या क्या कंक्लूजन निकाले कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर सकता है। ये एक दूसरे को आपस में उत्पन्न कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से प्रोपेगेट होती हैं। तो जैसे हम सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं, एक साइनसॉइडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। तो जैसे मान लो एक आवेश है हमारे पास Q, ठीक है, पहले अक्ष मान लेते हैं। चलो ये हो गया हमारे पास x अक्ष, ये y अक्ष और इधर है z अक्ष, ठीक है, ये y, ये z और ये हो गया x, ठीक है। बोर्ड का जो तल है वो एक्स वाई तल है, ये एक्स और वाई तल, एक्स और वाई ये बोर्ड का तल है, एक्स वाई तल है। जेड जो है लंबवत बाहर की तरफ आ रहा है, लेकिन डायग्राम में इसको दिखा नहीं सकते 3D में, इसलिए इसको टेढ़ा बनाया गया है, ठीक है। जेड जो है वो लंबवत बाहर की तरफ है। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक आवेश है क्यू, क्या है, एक आवेश क्यू है हमारे पास। ये आवेश क्यू जो है, इस आवेश क्यू को मान लो मैंने रख दिया मूल बिंदु पर, रख दिया मूल बिंदु पर, और इसको दोलन कराया जा रहा है वाई एक्सिस के अनुदिश। क्या कराया जा रहा है? दोलन, ठीक है। ये आवेश क्यू मूल बिंदु पर है और यू वाई एक्स के अनुदिश दोलन कर रहा है, ठीक है। अब क्यू के कारण आर दूरी पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, ठीक है। इस क्यू के कारण यहाँ आर दूरी पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और अगर ये दोलन कर रहा है तो बार बार इसकी दूरी जो है, इस बिंदु और क्यू के बीच की दूरी बदलेगी। जैसे से ऊपर जाएगा घटेगी, सॉरी पहले जैसे तो ऊपर जाएगा बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। तो सीधी सी बात है, अगर ये आवेश दोलन कर रहा होगा तो इसकी वजह से इस बिंदु का इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंटिन्यूसली बदलेगा, और ये अगर दोलनी गति कर रहा है तो इस बिंदु पर भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के दोलन व्यवहार देखने को मिलेंगे। तो कहानी क्या होगी कि अगर आवेश Q जो है वाई अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है तो वाई अक्ष के अनुदिश हमको परिवर्तनशील क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा दोलन करता हुआ। समझ में आ रहा है कि भाई आवेश Q जो है वाई अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है, तो वाई अक्ष के अनुदिश से क्या मिल जाएगा? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब ये अगर आवेश मान लो F आवृत्ति से दोलन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आवृत्ति भी क्या रही होगी? F ही रही होगी, ठीक है। तो ये एक्स वाई तल में क्या मिल गया? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। तो इसको मैं इस तरह की खड़ी हुई लाइनों से डिनोट कर देता हूं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, ठीक है। तो कहानी क्या हो रही है? कहानी हमारे पास ये हो रही है कि एक आवेश है हमारा वाई अक्ष पे दोलन कर रहा है। वाई अक्ष पे दोलन करने के कारण वाई के अनुदिश एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमको। और यहीं पर मैक्सवेल साहब बता के गए थे कि अगर एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आता जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया जाता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपने परपेंडिकुलर में क्या एक प्रोड्यूस करेगा? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो एक्स वाई तल में या वाई अक्ष के अनुदिश तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जेड अक्ष के अनुदिश ये प्रोपेगेट कर देगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? ये चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से जेड के अनुदिश। ये जेड के अनुदिश चल रहा है इस तल में। तो कहानी ये हो रही है कि एक्स वाई तल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, सॉरी हमारे पास एक्स वाई तल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई के अनुदिश तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, जेड के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, और तरंग जो है ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये जो है तुम्हारे पास इधर क्या है, ये जेड और एक्स तल में क्या है तुम्हारे पास? चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। समझ नजर क्या कहानी है? तो कहानी यह है कि भाई आवेश जो है यहाँ पर दोलन करने लगा, दोलन करने की वजह से वाई के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और वाई के अनुदिश इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जेड के अनुदिश क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट होगा, तो आपस में कन्वर्ट होते होते ये आगे की तरफ तरंग को संचित करते जाएंगे। तो इस तरह से सिंपल हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचित होती है कि आवेश दोलन करेगा, मतलब एक आवेश अगर त्वरित हो रहा है तो त्वरित आवेश के कारण एक त्वरित हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और कन्वर्ट होते होते एक दूसरे में ये ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचित कर देंगे, और इसी ऊर्जा के संचरण को हम कह देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ गया? तो सिंपल प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव संचित होने का।
अब कहानी जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो बनते हैं कि अगर आवेश Q जो है वो F आवृत्ति से दोलन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी F से दोलन करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी F से ही दोलन करेगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट से हमारे पास आवेश दोलन कर रहा है उसी रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा और उसी रेट से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा। तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया यहाँ से कि यहाँ दोलन करते हुए आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों की आवर्ती समान होगी। ठीक है। इनके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अनुदिश है, मैग्नेटिक फील्ड जेड के अनुदिश है और तरंग जा रही है एक्स के अनुदिश। तो इधर है तरंग का वेग c, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो प्रकाश का वेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग बोल दूं एक ही बात है हमारे पास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव c वेग से आगे की तरफ गति कर रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि c, e और b म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं हमेशा। तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तरंग का वेग और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है। और यहीं पर कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि C की डायरेक्शन बताओ। तो C की डायरेक्शन जो हम हमेशा ज्ञात करेंगे, C की दिशा हमेशा E क्रॉस B की दिशा में होती है। परपेंडिकुलर तो है ही, लेकिन C की दिशा हमेशा किधर होगी? E क्रॉस B की दिशा में होती है। ठीक है। जैसे यहीं अगर बात करूं तो E किधर है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। तो E क्रॉस B, E तो हो गया ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर की तरफ। तो E क्रॉस B जो आएगा तुम्हारे पास इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस x की तरफ। E क्रॉस B आ जाएगा तुम्हारे पास, इधर तो E हो गया, इधर हो गया, इधर तो E हो गया, इधर है हमारे पास B। तो E क्रॉस B आ जाएगा तुम्हारा प्लस x की तरफ। तो प्लस x की तरफ आ जाएगा तो इस तरह इसकी C की डायरेक्शन हो जाएगी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा और बोल देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर संचित हो रही है, तो उसको तुम आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहानी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोपेगेट करती है? सिंपल सा कंक्लूजन है इसका। आवेश त्वरित हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड त्वरित होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड त्वरित होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते होते तरंग को आगे संचित कर देंगे। ठीक है। ई, सी और बी ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तीनों की आवृत्ति हमेशा समान होगी। सी की दिशा हमेशा ई क्रॉस बी की दिशा से निकाली जाएगी। ठीक है। जैसे यहीं पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आपको बोल दिया कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है किधर? नॉर्थ की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नॉर्थ की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है ईस्ट की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड तो बताओ तरंग किधर संचित हो रही होगी? जैसे इस कागज के तल के लिए बात करूं, इस बोर्ड के प्लेन के लिए बात करूं तो ऊपर की तरफ नॉर्थ में है ई और मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक है। अब एक चीज तो क्लियर है कि ई, बी और सी परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब सी जो है या तल के लंबवत बाहर की ओर आएगा या तल के लंबवत अंदर की ओर आएगा। एक चीज तो क्लियर है, बट किधर आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो ट्राई करें जरा। कर लिया? बहुत बढ़िया। अब एक चीज तो क्लियर है कि ई, बी और सी परपेंडिकुलर होंगे तो ई इधर है, बी इधर है, तो सी या तो बाहर आएगा या अंदर आएगा। अब आएगा किधर? तो सी की दिशा होती है ऑलवेज ई क्रॉस बी की दिशा में। तो ई क्रॉस बी मतलब तल के अंदर की तरफ रहा होगा यहाँ तरंग की दिशा। तरंग जो है वो तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रही होगी, तो अंदर रहा होगा, यहाँ सी रहा होगा। समझ में आ गया? सिंपल फर्जी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। दिमाग में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब भी हम दिशा निकालेंगे संचरण की तो ई क्रॉस बी से निकालेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। यहीं पर अगर हम देखें आगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई के अनुदिश वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड के अनुदिश वेरी कर रहा है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आयाम है वो है ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड का जो आयाम है वो मान लो है बी नॉट। तो अगर इनकी तरंग समीकरण लिखूं तो तरंग समीकरण कुछ इस तरह की आएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की समीकरण आएगी ई वाई, क्योंकि वाई के अनुदिश बदल रहा है, वो आएगी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि प्लस एक्स की तरफ ट्रांसफर हो रही है। और बी की समीकरण आएगी जेड के अंदर से, तो बी नॉट
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि ये भी इसी की दिशा में जा रही है। ठीक है, ये बेसिक समीकरण हो गई। यहीं पर एक और जो रिजल्ट निकलता है, जो हमारे पास जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एकदम सिंपल क्वेश्चन, वो आते हैं तरंग के वेग के ऊपर। तो तरंग का जो वेग होता है ये c, ये होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण, इनकी पीक वैल्यू का रेशो होता है। ठीक है, तो कई बार इस पर सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा, बोल देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम इतना है, मैग्नेटिक फील्ड का आयाम इतना है, तो बताओ तरंग का वेग कितना है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम दे के मैग्नेटिक फील्ड का आयाम दे देगा, तरंग का वेग हमको पता ही होता है, निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस पर भी एक फर्जी क्वेश्चन बनता है, तो दिमाग में रखना ये चीज़, कई बार पूछ लेता है। और सिंपल फार्मूला बेस्ड चीज़ है, अगर हमें फार्मूला आता है तो हो जाएगी, वरना नहीं होने वाली है। और लगेगा भाई कि एकदम फर्जी सा सवाल और एकदम कोई लॉजिक जैसी चीज़ लगने वाली है कुछ नहीं इसमें लॉजिक। ठीक है, तो दिमाग में रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग कितना हो जाएगा हमारे पास, c = E0/V0 होता है। ठीक है, तुमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या प्रकाश का वेग होता है 1/√μ0 ε0। यहाँ पर μ0 और ε0 क्या है, μ0 है हमारे पास निर्वात की चुंबकशीलता और ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, इसको भी अभी ड्राइव कराऊंगा मैं। अभी दिमाग में रखना कि किसी भी तरंग का अगर हम बात करें तो किसी भी तरंग के जो वेग होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड की पीक वैल्यू। तो यहाँ से इनको रिलेशन आपस में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो जरा, ले लिया। इस पर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। यहीं पर अगर हम एक चीज़ समझें कि भाई c की वैल्यू 1/√μ0 ε0 कैसे है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो रहा था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों ही साइनसॉइडल वेव बनाते जा रहे हैं। तो ये इक्वली एनर्जी का क्या करते हैं, शेयर करते हैं, कि जितनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड रख रहा होगा उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड रख रहा होगा। ये बराबर बराबर एनर्जी शेयर करते हैं। और अगर इनकी एनर्जी बराबर बराबर है तो मतलब इनकी एनर्जी डेंसिटी भी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूँ एनर्जी डेंसिटी अगर मैं लिखूँ, ऊर्जा घनत्व अगर मैं लिखूँ एनर्जी डेंसिटी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी बराबर होंगे। कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों ही बराबर बराबर ऊर्जा शेयर कर रहे हैं तो दोनों के लिए डेंसिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। अब बराबर है तो इनकी डेंसिटी लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एनर्जी की डेंसिटी होती है वो हमको पता है कितनी होती है, 12ε0 E²। क्लियर है क्या। और यहीं पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के कारण डेंसिटी लिखे तो वो होती है B²/2μ0। ये दोनों के दोनों रिजल्ट मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से काम में लिया और ये यहाँ से मैग्नेटिज्म से काम में लिया। ठीक है, तो वहाँ पर ड्राइव हो चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो हाफ से तो हाफ गया, तो वैल्यू क्या आ गई, E²/B² की वैल्यू आ गई 1/μ0। तो यहाँ से E/B का होल स्क्वायर आ गया 1/μ0। और अभी अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड जो होता है वो बराबर होता है c के, मतलब ये c² हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास c²। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√μ0। तो इस तरह से प्रकाश का एक वेग निकाला गया था कि किसी भी निर्वात में अगर बात करें तो निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो हो जाएगा 1/μ0 निर्वात में प्रकाश का वेग है जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश का वेग बोल दूं चाहे निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग बोल दूं, दोनों एक ही बात है। तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। ठीक है, तो निर्वात में अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेग की तो वो कितना हो जाएगा 1/√μ0। लेकिन अगर बात की जाए कि निर्वात नहीं किसी माध्यम में प्रकाश के वेग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स में। कुछ नया नहीं बता रहा मैं, कुछ नया नहीं चल रहा, सारा पुराना ज्ञान चल रहा है। पहली बात तो ये, अब मैं तुम्हें वो चीज़ें कंसिडर करा रहा हूँ, लिंक करा रहा हूँ कि तुमने वहाँ जो पढ़ा था वो कैसे आया। ठीक है, तो हमें पता निर्वात में तो इतना वेग होगा। अब अगर मैं बात करूँ किसी माध्यम में प्रकाश के वेग की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेग की, तो माध्यम में cm मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम, m स्टैंड्स फॉर मीडियम। cm की अगर बात करूं तो मान लो माध्यम के लिए जो म्यू है वो म्यू ही है, और म्यू की वैल्यू क्या है माध्यम के लिए, म्यू m जो है वो कितना हो जाएगा, μr × μ0।
म्यू आर क्या है यहाँ पर, म्यू आर है यहाँ पर रिलेटिव परमिएबिलिटी, या फिर बोल दो सापेक्षिक चुंबकीयशीलता किसी भी माध्यम की। क्योंकि निर्वात के लिए तो मी नॉट थी, अब माध्यम के लिए म्यू आर से और गुना कर दोगे तो माध्यम की मिल जाएगी। इसी तरह से माध्यम के लिए विद्युतशीलता लिखोगे तो क्या लिखोगे, सापेक्षिक विद्युतशीलता इंटू निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है क्या? तो ये तो किसी भी माध्यम की चुंबकशीलता और विद्युतशीलता हो गई। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अरे भाई निर्वात में लिखा हमने तो लिखा हमने क्या, निर्वात में लिखा तो हमने लिखा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता। अब माध्यम में लिखते टाइम माध्यम की विद्युतशीलता और माध्यम की चुंबकशीलता गुना कर लेंगे, सिंपल से कहानी। तो इस तरह से निर्वात में वेग आ जाएगा। अब इस निर्वात में वेग को अगर मैं किसी भी माध्यम में वेग आ जाएगा। अब माध्यम के वेग को निर्वात के वेग की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, म्यू एम को क्या लिख सकते हो यहाँ से, म्यू आर म्यू नॉट, और एप्सिलॉन एम को क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गया सी एम 1/√ म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू √ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, रीअरेंज किया जस्ट, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन होता है हमारे पास सी, और नीचे बच गया म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो मैं कह सकता हूं किसी भी माध्यम में जो प्रकाश का वेग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग है वो होता है C/√ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ध्यान से अगर देखो तो ये जो वेग है हमारे पास किसी माध्यम में वो C से कम है, और इस √ म्यू आर एप्सिलॉन आर से कम है, इस फैक्टर से कम है। ठीक है, तो इस फैक्टर को मैं नाम दे देता हूं कि Cm की वैल्यू जो होगी किसी माध्यम में होगी CY म्यू, CY म्यू की जगह चलो n नाम दे देते हैं, CY n होगी, जहाँ n जो है वो है √ म्यू आर एप्सिलॉन आर। और ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कहीं याद करो कहाँ पढ़ा हुआ है, कि किसी भी माध्यम में वेग जो होता है वो प्रकाश का वेग जो होता है वो C/n होता है। n फैक्टर से क्या हो जाता है, n फैक्टर से कम हो जाता है। ये हमने पढ़ा है रे ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ा है कि किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग अगर बात करें तो n फैक्टर से कम हो जाता है। वो n फैक्टर होता है उसका अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या, कि अगर हम बात करें किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर 2 है तो उसमें प्रकाश का वेग C/2 होगा, 2 फैक्टर से कम हो जाएगा। तो इस तरह से तुमने एक अपवर्तनांक की वैल्यू भी फाइंड कर ली। किसी भी माध्यम के लिए अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, n हो जाएगा √ म्यू आर एप्सिलॉन आर। ये है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर? तो हमने क्या देखा, अगर हमको बात करें कि प्रकाश का वेग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग तो वो होता है E0/म्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आयाम अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का आयाम। ठीक है, अगर म्यू और एप्सिलॉन की बात करें तो निर्वात में वेग होता है 1/√ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी माध्यम में निकालना तो वेग हो जाएगा C/n, जहाँ पर n अपवर्तनांक होता है हमारे पास। तो सिंपल कहानियाँ हैं, खास बड़ा काम नहीं किया है। स्क्रीनशॉट ले ले जरा इसका, पूरे ले लिया। तो इस तरह से हमने बात कर ली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती कैसे है, साथ में हमने उसके प्रकाश के वेग की भी बात कर ली, एनर्जी की भी बात कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं बराबर एनर्जी को शेयर करते हैं। यहीं पर हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम में किस तरंग का क्या क्या यूज है। थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार इस पर। जैसे हमने बात की शुरुआत में बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो वेव आती हैं वो आती है हमारे पास रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये आती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम। लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन लैम्बडा घटता है। ये सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम था। अब कई बार इस पर थोड़े से क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको थ्योरी बेस्ड कि किस वेव का क्या यूज है, तो वो बताया था हल्का सा मैं तुम्हें। तो रेडियो वेव जो है हमारे पास, रेडियो वेव का नाम रेडियो, ठीक है, रेडियो वेव जो है हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में काम में आता है। तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग हुआ, जितनी भी टेलीविजन की ब्रॉडकास्टिंग हुई, ब्रॉडकास्टिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कम्युनिकेशन में, तो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है, इन सब के लिए हम काम में लेते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव सीधा सा यूज है, एक तो माइक्रोवेव में आएगा खाना गर्म करने के लिए जो हमारे माइक्रोवेव काम में लेते हैं। माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंग, इनका एक मेजर उपयोग जो है वो है नेविगेशन में। किसमें है?
नेविगेशन में यूज है इसका मेन उपयोग। नेविगेशन में या बोल दो रडार में, रडार सबने नाम सुना होगा, नेवी में काम में लिया जाता है, कई बार नेवी में, एयरफोर्स में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो रेडियो वेव का तो यूज क्या है हमारे पास, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है। माइक्रोवेव का यूज करते हैं हम नेविगेशन में। ठीक है, हमारे पास जितने भी रडार सिस्टम है एयरफोर्स में, ठीक है, नेवी में, उनमें इसका यूज किया जाता है। इनके अलावा जितने भी हमारे पास परमाणु हैं, परमाणुओं के अभिलाक्षणिक गुणों का अगर हमको अध्ययन करना है कि ये परमाणु ऐसे गुण प्रकट करेगा, ये परमाणु ऐसे गुण प्रकट करेगा, तो परमाणुओं के अभिलाक्षणिक गुणों के अध्ययन में भी हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, निम्न में से किस तरंग का उपयोग परमाणुओं के अभिलाक्षणिक लक्षणों के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों की जांच के लिए किया जाता है, तो वो है हमारे पास माइक्रोवेव। ठीक है, तीसरी है हमारे पास इंफ्रारेड वेव। और ये जो इंफ्रारेड वेव है इनको हम अवरक्त तरंगे भी कहते हैं। ये बेसिकली हीट वेव्स है, बेसिकली हीट वेव्स। कैसे, जैसे हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है वो इन्हीं की फॉर्म में निकलती है, इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों के रूप में। ठीक है, तो अवरक्त तरंगों के रूप में हीट वेव निकलती है। तो हमारी जो बॉडी से जो हीट निकल रही है वो अवरक्त तरंगों के रूप में, तो हम इसको देख तो नहीं सकते क्योंकि ये विजुअल रीजन में लाई नहीं करती, उससे कम लैम्बडा है इसका, शरीर से ज़्यादा लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी कम है। ठीक है, तो ये विजुअल रीजन में लाई नहीं करती, इसलिए हमको इसको देख तो नहीं पाते, बट इनके काफ़ी सारे यूज है। जैसे कि इंफ्रारेड जो वेव है उनको यूज में लेके हमने थर्मल डिटेक्टर बनाए हैं, थर्मल इमेजेस बनाई हैं। ठीक है, कैसे कि कई तरह के एनिमल होते हैं जो हीट सेंसिटिव करते हैं, जैसे कि स्नैक होता है, रात में ट्रैवल करता है। कई तरह के और भी जानवर हैं जो रात में ट्रैवल करते हैं, तो रात में ट्रैवल करते टाइम रोशनी तो होती नहीं जो उन्हें दिखाई दे, तो वो बेसिकली बॉडी से निकलने वाली हीट रेडिएशन जो होते हैं उनको सेंस करते हैं और उनके हिसाब से इमेज बनाते हैं, थर्मल इमेज। ठीक है, तुमने अगर मूवीज में देखा हो तो सांप वगैरह जो होते हैं वो, जैसे कोई भी बॉडी अगर है, यहाँ पर मान लो ये आदमी अगर यहाँ खड़ा है तो इसके चारों तरफ यहाँ पर लाल पीली आग सी निकलती हुई दिखाते हैं, तो बेसिकली वो उसकी बॉडी से निकलने वाले थर्मल रेडिएशंस हैं जिनको ये लोग सेंस करते हैं। और इन्हीं चीज़ों को काम में लेके हमने नई चीज़ें बनाई है, थर्मल फोटोग्राफी। ठीक है, या बोलो इंफ्रारेड फोटोग्राफी या फिर इंफ्रारेड इमेजेस, कि हम किसी भी बॉडी की थर्मल इमेज हम इससे ले सकते हैं, उस बॉडी के टेम्परेचर के बारे में, कि भाई जैसे कि अर्थ के लिए थर्मल इमेज की बात करें तो अर्थ का हम थर्मल इमेज के थ्रू अर्थ के किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर सेंस कर लेते हैं कि भाई अर्थ के यहाँ पर रेड सा दिखता है, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा। जैसे जैसे तुम सरफेस की तरफ जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो कुल मिला के किसी भी बॉडी की थर्मल स्टडी में भी इसका यूज है। ठीक है, तो रेडियो का यूज हो जाएगा हमारे पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में, माइक्रोवेव का यूज किसमें, नेविगेशन रडार में। इसके अलावा हमारे पास परमाणुओं के अभिलाक्षणिक गुणों के अध्ययन में। इंफ्रारेड का उपयोग आता है हमारे पास बॉडी से निकलने वाली हीट को सेंस करने में। हीट हम खुद भी फील कर सकते हैं, दूसरों की किसी वस्तु की हीट फील कर सकते हैं और दूसरे लोग भी इसी की तरफ फील करने वाले हैं। तो हीट को सेंस करने के लिए यही जिम्मेदार है। हमारी बॉडी से ये हीट की फॉर्म्स में इंफ्रारेड निकलती है, किसी और भी बॉडी से भी निकलती है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी में इसका यूज है। विजुअल लाइट आंखों से देखने में काम आता है, सबको पता है इसका यूज तो क्या है। इसके आगे वाले जितने भी वेव्स हैं, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है कंपेरेटिवली इनके, तो उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इनकी एनर्जी जब इतनी ज़्यादा है तो एनर्जी इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये जो वेव है हमारे पास, ये बॉडी के लिए डेंजरस हो जाती हैं। यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये तीनों के तीनों रेज हैं हमारे पास बॉडी के लिए डेंजरस हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से बॉडी के टिश्यूज़ को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है और ये कैंसर का कॉज हो जाती है। इसलिए अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से परावैल्टी करने आती हैं वो हमारे पास स्किन कैंसर का, एक्स रे, गामा रेज, ये तीनों ही हमारे पास स्किन कैंसर का या अलग अलग तरह के बॉडी कैंसर का कारण हो सकती है। ठीक है, एक्सरे का हमारे पास मेडिकल यूज भी है। बॉडी का एक्सरे हम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, भेदन क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। बॉडी के अंदर ये भेदन करके मांस को, ये फ्लैश को क्या करती है, भेद करके हड्डियों की हमको इमेज दे देती है और हमें पता लग जाता है कि ये हड्डी जो है ब्रोक हो रखी है नहीं हो रखी है। तो इसका मेडिकल साइंस में इसका यूज है। इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरे कराना भी नुकसानदायक, क्योंकि सीधी सी बात सारी की सारी बॉडी के लिए डेंजरस है। तो ये हमारे पास बेसिक इन सभी जो वेव्स हैं इनके यूज हो गए। तो एक बार इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा किया, उसका फिर से रिकॉल करा देता हूँ मैं। आज की क्लास में हमने देखा कि एक आवेश अगर है, कोई आवेश अगर दोलन कर रहा है तो इस दोलन के कारण उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे और तरंग आगे संचित होगी। सी, ई और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे ऑलवेज, और सी की डायरेक्शन हम निकालेंगे ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से। ठीक है, इनके अलावा सी की वैल्यू ऑलवेज होगी ई अपॉन बी, और किसी माध्यम में सी की वैल्यू हो जाएगी सी अपॉन एन, जहाँ एन क्या है उसका अपवर्तनांक है। साथ में हमने इनका सभी का यूज देख लिया। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर था, ये खत्म हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।